अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड अब्दुल वहाब खोकर भी हैं। आज हम बात करेंगे आईसीसी के पहले वीक के बारे में, जितने भी मैचेस हुए, कौन सी टीम कहाँ पे स्टैंड करती है, किसकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं और कौन कहाँ पे क्या लैग कर रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक बिलाल भाई ठाक, ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र। तो अब्दुल वहाब खोकर साहब, आपने भी सारे मैचेस देखे, आपकी अपनी टीम भी है, तो जी आज भाई। हम बात करेंगे सबसे पहले मैच के बारे में। आपको पता है पहला मैच एजे लायंस वर्सेस एबीसी का था। एबीसी और एजे लायंस का सबसे बड़ा मैच था। दोनों साइड्स पे व्लॉगर्स भी हैं और आईसीसी को बहुत अच्छी हाइप भी मिल रही है, ठीक है, और ऑन द अदर साइड उनको अच्छा कंटेंट भी मिल रहा है। तो पहला मैच इन दोनों का था। पहले मैच में जो एजे लायंस ने बैटिंग करके 106 का हदफ बनाया, वो आप बताएं कि उन्होंने किस तरीके की बैटिंग की है और आउटप्ले कर दिया मैं पहले आपको मैच में। मज़े की बात बताता हूँ विजय भाई, कि हमने जब पहला दिन देखा है ना, इतने हाई स्कोरिंग मैचेस के यकीन माने। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आईसीसी में पहले दिन के सारे मैचेस आप देख लें ओवरऑल, क्या कमाल बैटिंग का मुजाहिरा हुआ है हर तरफ से। हम्म। 2 6 6 36, ठीक है। एक एजे लॉयंस के बैट्समैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला आसिम आसिम ने, अब्दुल्ला आसिम ने, और दूसरा रायहा जूलर्स के जहां से जांजेब ने। आउट क्लास बैटिंग। और अगर हम बात करें ये एजी लॉयंस और एबीसी की स्पोर्ट्स की बारे मैच के बारे में, तो मुझे ये लगता है कि यार उस दिन एबीसी स्पोर्ट्स जो है वो एक प्रॉपर जेन्युइन बॉलर को मिस किया उन्होंने। हम्म। ठीक है, आई डोंट नो द रीजन के वाई वो लोग अपने प्रॉपर दो उनके बॉलर्स हैं उनके साथ वो क्यों नहीं किया उस दिन मैच में। मेरे ख्याल से वो अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबिलिटी इशू था, लेकिन आप देखें इतने बड़े टूर्नामेंट में आपका ओपनिंग मैच है, हम्म। ठीक है। ओपनिंग इम्पैक्ट मैच पड़ता में है। आपको आपने देखे ना, जो टीम शुरू में अपने आप को ऊपर लेके गई है ना, उसको अब नीचे लाना थोड़ा सा बाकी टीम्स के लिए भी मुश्किल होता है। उनको पता होता है कि यार ये पहले टॉप 3 मैचेस जीत गई हैं, 4 हम्म। मैचेस जीत गई है, और एक टीम जो पहले के 3 4 मैच हार गई हो, तो अगली टीम उसको वैसे ही बहुत ज्यादा इजी लेना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से उस दिन एबीसी स्पोर्ट्स की तरफ से एक प्रॉपर बॉलिंग का मुजाहिरा नहीं था। अब्दुल्ला आसिम ने पहले 50 की, 58 किया 18 बॉल्स पे, और एक ओवर में उन्होंने 6 छक्के भी मारे। इसकी वजह से जवाद हुसैन ने सबसे पहले स्टार्ट किया। जवाद हुसैन ने आते साथ ही अपनी बैटिंग के साथ एबीसी को मैंने तो उस दिन जवाब भाई को बोला कि आपने तो जवानी वाले छिके कर दिए। कहते जवानी हैं वाले, अभी भी जवान हो, लेकिन यार जेनवन वो जो पुराना हम जवाद भाई बाहुबली देखते थे, हाँ, वो वाला उनमें ना लगता है आईसीसी का जुनून वापस ले आया जुनून। वो वाला इस वक्त वो जवाब। बहुत ज्यादा हॉट फॉर्म में है। जिस तरीके से पहला ओवर इसीलिए चला है, एक दो बॉल्स हुई हैं, लेकिन जवाद भाई ने जिस तरीके से कमबैक किया और उनका एक फ्लो जब स्टार्ट हुआ, फ्लो ऐसे नहीं ही टूटा। फ्लो नहीं टूटा अब्दुल्ला उनका। शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसे लेकिन ही। अब्दुल्ला ने बाद में बहुत अच्छे तरीके से कवर और अप एक किया। और चीज मैं उनकी बताऊं, मैं ये चीज आगे पीछे मैं इतना नहीं देखता उनमें, लेकिन उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स उस दिन बड़ी अच्छी थी। हम्म। स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी थी कि यार वो ये नहीं हो रहा था कि 3 3 बॉल मिस हो रहे हैं, स्ट्राइक नहीं रोटेट हो रहा। स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी थी जवाद भाई की तरफ से और अब्दुल्ला आसिम की तरफ से, दोनों की तरफ से। अभी इसमें देखें, उमर खान ने और राना हसन ने 15-15 रन दिए, 30 रन 2 ओवर में। ऐसी उसके है। बाद इनको 70 पड़ा है, ऑलमोस्ट ऐसी है, पिछले। लेकिन मुझे ना एक चीज मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, वो ये थी कि यार मुझे ये नहीं चीज समझ आ रही कि एबीसी स्पोर्ट्स उमर खान को तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर क्यों नहीं खिला रही। इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, मतलब वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, और वो अपनी अपनी टीम टीम से से वो ओपन ओपन भी करते ओपन हैं। करते हैं। तो उस दिन भी मैंने ये देखा जब इनका मैच रहा जूलर्स के साथ था, तो वो तीसरे नंबर पे कोई आ रहा है, चौथे नंबर पे कोई आ रहा है, मतलब उमर खान को मैंने बड़ा मिस किया उसकी बैटिंग को। उसको हालांकि इनको चाहिए ऊपर प्रमोट करना चाहिए हाँ, उसको वो बैटिंग। डिसेंट बैट्समैन है। ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन, और वो ऐसा बैट्समैन है जो आपको प्रेशर मैचेस में आपको मैच निकाल के भी दे देगा। एबीसी स्पोर्ट्स ने बैटिंग बहुत ज्यादा उस टाइप की है। पहले मैच में थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी थे, असल और में देखें ना, 106 में उन्होंने फाइट नहीं किया लेकिन कुछ भी। बात ये है कि जब आपके सामने ऑब्वियसली इतना बड़ा टारगेट आ जाता है, तो अच्छे अच्छे बैट्समैन के जो है छक्के छूट जाते हैं, तो लेकिन वो देखें, अब एक बात ये भी देखें ना कि अब एबीसी स्पोर्ट्स वहां पे अपने प्रैक्टिस मैचेस भी खेल चुकी है, ऐसी है। जबकि एजे लायंस का पहला मैच था, और एजे लेकिन लायंस के लड़कों का भी पहला मैच था उनमें कुछ लोगों का लेकिन उस ग्राउंड पे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बिलाल भाई, मैंने एबीसी स्पोर्ट्स के प्रैक्टिस मैचेस भी देखे हैं। आई एम नॉट, मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने अपने यंगस्टर्स को क्यों नहीं उन प्रैक्टिस मैचेस में चांस दिए। ठीक है, अब आप देखें पहले मैच में आपको देना ही यंगस्टर्स को पड़ गया अचानक। हम्म। मैं इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस मैचेस होती इसलिए कि यार आप इन यंगस्टर्स को आप कॉन्फिडेंस दें, उनको आप मैचेस खिलाएं। हम्म। अब आप जब इतने बड़े मैच में ऑब्वियसली किसी यंगस्टर को एकदम ओवर दे देंगे, तो वो तो
बुगला जाएगा। और यही हुआ उस दिन एबीसी स्पोर्ट्स के साथ कि उनके बॉलर्स को नहीं समझ आई कि हमने कैसे क्या बॉल किधर करने, सारे बॉल मुंह पे किए उन्होंने, प्रैक्टिस नहीं थी उनकी, बेसिकली बात ये है। और हालांकि बहुत ज्यादा मैचेस उन्होंने खेले हैं। तो एजे लायंस ने पहले मैच में डोमिनेट किया और एबीसी स्पोर्ट्स को उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से हराया। अगला मैच की तरफ चलते हैं। अगला मैच मैं आपको बताऊं, राहत ज्वेलर्स वर्सेस पैनोरामा। पैनोरामा के बारे में बताते चले कि पैनोरामा इटसेल्फ एक इंडोर की क्रिकेट टीम नहीं है, वो एक फ्रेंचाइज है जो कि आउटडोर क्रिकेट भी खेलती है, बट उन्होंने इंडोर में भी काफी कॉम्पैक्ट टीम बनाई है। उनके पास एक विंडो में भी नया प्लेयर अमार अशरफ भी ऐड हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। कुछ अभी उनके पास प्रॉपर और प्रॉपर टॉप ऑर्डर में मुझे लगता है उनके पास एक बैट्समैन शॉट। मुझे यही बात आपने बिल्कुल अच्छी की है। जो पैनोरामा की एक चीज मैंने देखी है कि वो जो है एक प्रॉपर बैट्समैन लैक कर रहे थे। हाँ, जैसे एक अवैस बटन, नो डाउट वो इंडोर का मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप बैट्समैन है वो, और इस वजह उसकी फॉर्म है तो मुझे तो उसको टॉप 3 में ऐसी है रैंक करना पड़ेगा उसको। और वो ऐसा बंदा है जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है। लेकिन द थिंग इज कि यार देखें, आपको दूसरे एंड से भी सपोर्ट चाहिए। और मुश्तबा शेख को मैं देख रहा हूँ जिस तरह वो बहुत इंप्रूव किया और जिस तरह उसने बैटिंग की है ओवरऑल ये आईसीसी में अभी तक के मैचेस में, तो मुझे तो वो ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर एक बैट्समैन खेल रहा है। हाँ। उसने बड़ा इंप्रूव किया। ये होता है कि जब आप किसी स्टेज पे किसी भी टीम से सेलेक्ट होते हैं और आप अपनी टीम्स के अलावा किसी दूसरी टीम में जाते हैं, वो आपको किसी दूसरी चीज में यूज कर सकता है। और उसके कप्तान ने अवैस बट ने उसको बैटिंग में चांस दिया, वो ओपन भी की उसने, तो उसने काफी अच्छा कमबैक किया। और बैटिंग में जिस तरीके से वो चल रहा है तो वो लीडिंग रन स्कोर्स में विजय भाई आपको मैं बताऊं, पैनोरामा और जो राहत ज्वेलर्स का जो मैच हुआ उसमें टर्निंग पॉइंट यही था कि राहत ज्वेलर्स ने पहले दूसरे ओवर में 3 ओवर में 27-28 और विकेट निकाल लिया उन्होंने वैस बट का, क्योंकि ऐसा प्लेयर है कि जो वन साइड मैच दिखा और हमजा बख्शी उसके बाद प्लैटिनम का बॉलर था, उसने उसको बड़ा ही तरीके से ट्रैप किया। वो मैं हैरान हूं जिस तरह हमजा बख्शी भी बॉलिंग कर रहा है। अभी तक के सारे मैचेस में राहत ज्वेलर्स के उसने टॉप नॉच बॉलिंग की है। मतलब अगर वो प्लैटिनम में अगर वो पहली पिक में गया भी है, उसने सबसे पहली विकेट भी ली अपनी टीम की तरफ से पैनोरामा सबसे पहले, और आउट भी उसने अवैस बट को किया। तो अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो, बॉलिंग में काफी अच्छा चल रहा है। और अगर बैटिंग में आए हैं अगर राहत ज्वेलर्स की, तो यार बैटिंग में आए तो मुझे ये लगता है अभी तक मैंने जो उतना एनालाइज किया है राहत ज्वेलर्स को, उनके पास टॉप 3 तो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। हाँ, वो 3 अच्छे बैट्समैन, राना अजीम खुद हो गया, नीचे वलीद भट्ट हो गया, जांजेब हैदर वेरी गुड यंगस्टर। हाँ, इस टाइम पे लाहौर में यंग टैलेंट और लाहौर में बड़ा इस टाइम पे वो बूम मार रहा है अपने आप को। लेकिन मुझे एक चीज जो खड़की वो ये थी कि यार राहत ज्वेलर्स जो है वो सिर्फ 3 बैट्समैन पे डिपेंड करके चल रही है इस टाइम पर। और अगर जहां उनके 3 बैट्समैन आउट, मुझे उस दिन भी जैसे एबीसी स्पोर्ट्स के साथ उनका मैच था, उधर अगर खुदा न खास्ता वलीद आरिफ या जहांजेब में से कोई आउट हो जाता, और हालांकि 2 कैचेस भी छूटे, तो मुझे लगता है कि वो उधर से मैच शायद चेंज हो जाते, बहुत चेंज सिचुएशन हो सकती थी, क्योंकि उनको नंबर 4 पे उनके पास एक बैट्समैन नहीं कि वो आकर एकदम प्रॉपर बैट्समैन, जो आप कह सकते हैं जैसे उनके बेंच में आप बात कर ले, आमिर बैठा हुआ है, हाँ, इज अ प्रॉपर बैट्समैन। और मेरे ख्याल से वो एज अ ऑलराउंडर भी आप उसको खिला सकते हो इस टाइम पर। बॉलिंग उसकी नो डाउट, वो बॉलिंग अब तो उसने फिलहाल छोड़ी हुई है, लेकिन जब वो बॉलिंग भी करता था तो वो बड़े अच्छे लाइन लेंथ, मतलब इंडोर के लिहाज से बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था। तो मुझे ये चीज ये एक तो अजीम के कॉन्फिडेंस को भी वो देनी पड़ेगी कि यार वो अपने ऊपर लेके मैच जा रहा है, वो टॉप 3 को, मेरे ख्याल से उसने अपने टॉप 3 बैट्समैन को यही बोला है कि भाई हम ही हैं, हमसे नीचे बैटिंग मैं इसमें चीज ऐड करूंगा कि ये चीजें लीग स्टेज पे चल जाएंगी, लेकिन जब आप नॉकआउट्स और सेमीफाइनल या फाइनल में जाएंगे ना, वहां आपके पास ये नहीं तगड़े मैचेस होंगे ऑब्वियसली। और अगर आपने अपने वो चौथे नंबर वाले को जो आप ऐड करने का सोच रहे हैं, अगर आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे इस टूर्नामेंट में, तो वो आपके लिए बड़े मैचेस में परफॉर्म ऐसी है। फिर अगर हम बात करें अगर अगली टीम के बारे में, डिस्ट्रॉयर्स के बारे में, डिस्ट्रॉयर्स एक ऐसी टीम है जो कि मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट है। मैं उनको टॉप 4 में रेट करता हूं। मैं उनको क्यों रेट करता हूं टॉप 4 में? मैं इसलिए करता हूं कि यार यंगस्टर्स हैं, सारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, दूसरा ये कोर भी है, ऊपर से यंगस्टर्स हैं, और जो उन्होंने प्लेयर्स भी उठाए हैं वो उनके कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे एडजस्ट, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और उनको एक जेम भी मिला उसमें से, उमैर दानियाल वो किसी को नहीं पता था कि इमर्जिंग में वो फुटसल ने अपने लिए बचा के रखा हुआ था। इमर्जिंग में एक समझ ले उनको एक इमर्जिंग में डायमंड प्लेटिनियम का मिल गया, जो कि अगले सीजन में हाइप पे होगा, और वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। साथ में हाफिज साद बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और फिर बॉलिंग में उनकी अगर बात की जाए, अब्दुल्ला भट्ट तो मैंने ये देखा है कि अगर उसको एक आधा छिक्का भी आया है ना, तो उसने उसके बाद उस मेन बैट्समैन का विकेट निकाला है। अभी तक जितने मैचेस में मैंने उसको देखा है, सिटी प्लास्टिक मेरी टीम के मैच के बारे में बात कर लें तो उसने
10 खाया लेकिन उसने 7 ही अनस का विकेट निकाला, ठीक है। और दूसरे मैचेस में भी उसने अपने अपने मेन बैट्समैन आउट करके आपकी टीम उनकी टीम को एक पुश दे दिया। तो एक डिस्ट्रॉयर्स की भी वन ऑफ द गुड टीम्स लग रही है इस टाइम पे। लेकिन डिस्ट्रॉयर्स के बाद देखें बैटिंग डेप्थ डिस्ट्रॉयर्स भी सिर्फ है। एक टीम से आ रही है। बैटिंग अभी डेप्थ तक उनके पास बड़ी अच्छी है। उनके बैटिंग अच्छी है, ओपनर बॉलिंग भी उमैर अच्छी है। दानियाल, साद हाफिज साद, हाफिज नीचे साद, शमीर शाम ने जो शाम। पिछला और फिर आप डे देखें 3 पे जो मैच फिनिश किया, ऐसी उसके बाद आप आगे चलें, राफे है उनके पास, राफे देखे ना, प्रॉपर प्रॉपर ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। और यार उसकी फील्डिंग और जो इनके फील्डिंग मुझे ये एनर्जी बहुत ज्यादा उस लड़के के ये अंदर। दो लड़के जो है ना बाउंड्री पे, शामिर और राफे, ये आपको आसानी से बॉल नहीं जाने देते। जेन्युइन बात है, ये आपने हमने खुद भी एफर्ट देखा है। मारनी है, वो अपनी जहां तक वो पहुंच सकते हैं ना, वो वो पहुंच पहुंच के रोकेंगे बॉल को। हाँ वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी रेंज से बाहर हो गया तो बॉल, लेकिन बहुत अच्छे फील्डर। हाँ, फील्डिंग में भी उनकी दाद बॉलिंग देनी पड़ेगी। ऑप्शंस भी उनके पास काफी Bowling हैं कि options वो काफी हैं। अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर अभी उन्होंने सकते अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी इस्तेमाल नहीं की, हाँ। हालांकि उनके बेंच पे भी 2-3 अच्छे बॉलर्स और हाँ। एक आधा बैट्समैन भी बैठा हुआ है। फिर अगर हम इसके बाद फुटसल रेंज की टीम के बारे में बात करें, फुटसल रेंज की टीम के बारे में बात करें तो फुटसल रेंज स्ट्रगल की है शुरू के मैचेस में। शुरू के मैच में, लेकिन एक मैच उन्होंने अच्छा कमबैक किया है, ऐसी उसके बाद उनको पॉज भी मिला है। वो नेक्स्ट मैचेस में देखते हैं किस तरीके से आता है। हालांकि उनके पास बैट्समैन जो हैं अबियस और अहमद एमडी ओपन कर रहे थे उस मैच में, सबसे पहले मैच में, शायद दूसरे मैच में, पहले मैच भी उन्होंने किया है। तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुई उनसे। यार रन हालांकि उनके पास ज्यादा लग गए थे, डिस्ट्रॉयर्स ने उनके ऊपर रन्स काफी ज्यादा चढ़ा दिए। विजय भाई, हालांकि आप ये देखें कि फुटसल रेंज के पास अच्छे बॉलर्स भी हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं। वो बॉलर उनके पास, आज सीवन की बात करूं, अनलकी जा रहा है इस टाइम पे, उसको स्कोर आ रहा है, बट वो बॉलर है जो आपको 6-7 पे अंडर 10 आपका ओवर निकाल के और अच्छे दिन पे वो आपको एक साइड मैच लगा के दे सकता है। बिल्कुल। और एबीएस की बात करें, वो प्रॉपर ऑलराउंडर है और वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में उसको भी आप काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अदील ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अदील ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट जेडी भी, में, उनका जेडी जो है जवाद, हाँ जी, उसने जवाद, भी, ये जवाद जिस नाम ही तरीके है, से, हाँ, जवाद नाम ही उसका, वो जो बाली पहनते हैं, वो बड़े अच्छे बैट्समैन है। हाँ, वो भी जवाद, जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, उस लड़के में बड़ा कॉन्फिडेंस है, ऐसे ही है, पोटेंशियल भी है। तो अहमद एमडी की टीम को बहुत ज्यादा अच्छा, पुश दे मैं सकता है। अहमद एमडी की टीम पे एक और बात करना चाहूंगा कि यार उसके कॉन्फिडेंस उसने जो अपने यंगस्टर अली स्पिनर को दिया है, हाँ, उसने बड़े मेन मैच में उसको ओवर करवाया है। हाँ, और वो मैं पर्सनली अगर उसके बारे में बात करूं, उस बॉलर के बारे में, तो अगर वो अच्छी बॉल कर जाएगा ना जिस दिन भी, वो भी बहुत अच्छा बॉलर और मिस्ट्री स्पिनर है, दोनों तरफ बॉल घुमाता है। हाँ। और उसने उसको देखें, अहमद की ये अच्छी बात है कि उसने दोनों मैचेस में उसको ओवर करवाया और उसको कॉन्फिडेंस दिया। हालांकि पहले 2 मैचेस में आई थिंक, या पहले मैच में उसको नहीं खिलाया उसने, लेकिन उसके बाद उसने उसको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। फैल्कन फाइटर्स के बारे में जरूर बात करेंगे। वो इस तरह की टीम है जिनके बारे में टूर्नामेंट से पहले हर टीम ये कह रही थी कि इनके पास वो लड़के हैं जो टूर्नामेंट इनको जिता सकते हैं। उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लोग बाहर बैठ के बात कर रहे थे, बट मुझे लगता है वो अंडर प्रेशर खेल रहे हैं। उनके बैट्समैन, हालांकि स्पेशली मैं बात करूंगा ताहा का, ताहा की वो प्लेटिनम प्लेयर है, प्लेटिनम कैटेगरी से सिलेक्ट भी हुआ, बट वो अंडर कॉन्फिडेंट है। और जिस तरीके से उनके कैप्टन में बड़ा प्रेशर आ रहा है। अगर असद इशफाक वहां से एक रन लेकर जाते हैं, दूसरे रन पर रन नहीं हो रहे, और जब वो खुद भी वापस आते हैं तो वो प्रेशर में मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। उनके पास एक बहुत अच्छा बैट्समैन कमर भी है, जिसकी बारे में अगर वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा मेरे ख्याल से दोनों मैचेस में रन आउट हो गया। तो ये उनको देखना पड़ेगा यार, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो यार, अगर अपना आप मेन बैट्समैन की विकेट आप दे रहे हैं, और टॉप 4 उनके बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलिंग में भी उनके पास सारे अच्छे बॉलर हैं, रब्बानी हो गया, फिर उसके बाद उनके पास अरसलान हो गया, उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी पूरी है अरसलान। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं ओवरऑल, मुझे ये लगता है कि वो बहुत अच्छा बाउंस बैक करेंगे। हाँ, अभी तक उनको देखा नहीं, उनके भी 2 मैचेस हुए हैं, सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं उनके, और अभी उनके पास 6 मैच पड़े हुए हैं। देखते हैं कि अगले 6 मैचेस में किस तरीके से बाउंस बैक। मुझे लगता है वो बाउंस बैक उनको एक अच्छी जीत चाहिए जिसकी वजह से वो जल्दी कॉन्फिडेंस की वजह से मार खा रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर के बारे में नहीं आपको लगता कि उनको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करना चाहिए? ये ऑप्शन भी देखा जा सकता है। मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा चेंजेस बैटिंग ऑप्शंस में करनी चाहिए। बट फिर ये है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है सेटल करने का कि आप आपको अगले मैचेस में लेना पड़ेगा चांस। अब आपको एक ही मैच में चांस लेना है, अगर आपका कॉम्बिनेशन बनता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा सेम। मुझे लगता है कि जवाद जेडी को भी वहां से परफॉर्म करना पड़ेगा। जवाद इज अ डायमंड प्लेयर। में देखें ना आप,
2 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो जवाद के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, हाँ, और वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह वो मैच फिनिश नहीं कर सका, हालांकि उसकी जिस लक चॉइस भी के ये साथ। थी कि सबसे हाँ, पहले वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, फिर उनको रिप्लेसमेंट मिली तो हालांकि आप जवाद। ये देखें 54 करना था आई गेस, या 53 करना था उन्होंने, अगर मैं वो कंफर्म करते हैं मुझे बाहर से, 54 था, हाँ जी 54 था। तो वो बात ये कि देखें 54 चेजेबल होना था, था। आपके पास जिस तरह की बैटिंग है, टॉप ऑर्डर देखा जाए ताहा, असद, अशफाक, कमर, फिर जेडी। और हालांकि जेडी को मैं समझता हूँ कि जेडी के वहां पे इतनी प्रैक्टिस है, इतने मैचेस है वहां पे, कि उसके लिए वहां बैटिंग करना किसी भी टीम के खिलाफ मुश्किल बात ऐसी नहीं है, ऐसी और वो परफॉर्म भी कर सकता है। खैर ये 2 मैचेस हुए हैं, अभी अभी हम उन पर प्रॉपर हम बात नहीं कर इसके बाद सकते। अगली टीम के तरफ जाते हैं जो है एचटीसी, एचटीसी मेरी फेवरेट टीम भी है। एचटीसी के बारे में मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले उनका भी डिस्ट्रॉयर्स के साथ इस तरीके से मैच हो सकता है कि उनके पास भी बहुत ज्यादा कोर है। जो विंडो में भी उन्होंने सैयद फैजान को उठाया वो भी उन्हीं का प्लेयर है, ऐसी और है। उसामा ने जिस तरीके से हमें सरप्राइज की है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा बैट्समैन है। अंजिल, शेरी, उनके पास बैटिंग में इस तरीके के बैट्समैन जरूर हैं जो कि इजीली मैच फिनिश कर सकते अब हैं। आप उस दिन देखें बीटी बिलाल टेंकी ने बिलाल टेंकी, क्या वन साइडेड मैच बिलाल टेंकी और अंजिल ने लगाया उस दिन बिलाल टेंकी के बारे में आपको एबीसी बताना स्पोर्ट्स के भूल गया। खिलाफ, बहुत कमाल बिलाल उन्होंने टेंकी मैच ने जिस बैटिंग की। तरीके से अपने आप को इंडोर में आके मनवाना शुरू कर दिया, एग्जैक्टली आउटडोर में भी एक टाइम पे प्रोफेशनल थे, अब वो क्रिकेट छोड़ गए हैं, कम खेलते हैं, बट उन्होंने इंडोर में जिस तरीके से स्टार्ट की हुई, इंडोर क्रिकेट मुझे लगता है आउटडोर से ज्यादा मुश्किल है, आउटडोर से टाइम ज्यादा। कम है आपके पास। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये देखा कि जो आउटडोर के प्रोफेशनल इंडोर में आते हैं उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली शॉर्ट लेंथ को उन्होंने लेग पे खेल देना है, इधर आपने शॉर्ट पिच को भी लेके जाना है हाँ, स्ट्रेट पे, तो थोड़ी वो सी एक प्रैक्टिस थोड़ी जो सी। थी बिलाल भाई की मिसिंग थी, लेकिन बट बिलाल उन्होंने अब ने जिस तरह कल बिलाल टेंकी ने बैटिंग की है, और अंजल ने, अंजिल भी वापस आया फॉर्म में, हाँ, ये भी बड़ा वो भी देखना काफी पड़ेगा। देर से ऑफ कलर चल रहा है, ऑफ कलर लेकिन चल रहा था, उसने लेकिन उसने बहुत अच्छा बहुत अच्छी कमबैक बैटिंग की किया। है। अभी उनका शहरी बैट्समैन बैटिंग शेरी नहीं कर उनका रहा। भी वन डाउन पे मेरे ख्याल से शेरी ही है उनके पास, और उसके नहीं सॉरी 2 डाउन पे शेरी है, और 1 डाउन पे उनका उसामा भी है। उसामा, उसके बाद वेरी जमन गुड बट भी बैट्समैन। उनके पास ऐसी ऑप्शन है, वो हाँ, 5 बैट्समैन इस तरह के हैं कि अगर उनको 100 रन भी टारगेट मिले वो चेज और कर फिर सकते हैं। एचटीसी के पास बॉलिंग भी प्रॉपर है। हाँ, उनका मिस्ट्री मुसब बॉलर ब्रेकर, मुसब, वो मुसब तो आपको ब्रेकर पता है अनप्लेएबल, उनकी उसने डिफॉल्ट पिक अभी भी तक, थी। मुसब ब्रेकर ने अभी तक जो उसके मैंने 2 मैचेस देखे हैं, जानजेब हैदर इस टाइम पे अगर आईसीसी की रैंकिंग में बात की जाए इस टाइम तक, तो वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला हाँ, बैट्समैन है। लीडिंग रन स्कोरर लेकिन है, मुसब ब्रेकर ने उस दिन उसको भी नचाया है, नचाया डांस है। कराया है, वो सिर्फ डांस राणा करवाता है सिंह ने बॉलर। उसको एक छक्का किया हाँ, था। एक छक्का मेरे ख्याल से राणा सिंह ने किया है, लेकिन वो मुसब ब्रेकर बहुत अच्छा बॉलर है। फिर उनके पास उजैर, उजैर उजैर ने वन बहुत ऑफ द ज्यादा गुड अच्छी बॉलिंग बॉलर। की है। तो एचटीसी की भी उसके टीम बाद मुझे लग रहा है इस वो टाइम जो पे उनके कुछ पास ना एक बॉलर है बलोची, बलोच बलोची के पास भी बहुत अच्छी लाइन लेंथ है, बहुत वैस अच्छा, वो बलोची बैक को ऑफ मैं द बड़े लेंथ अच्छे बॉल से करते हैं। देख रहा हूँ बॉलिंग करते हुए, और बीच में वो काफी डाउन हो गया था, लेकिन अब वो दोबारा जिस तरह से वो रिदम में प्रैक्टिस आया। मैच में मैंने हाँ उनकी कन्वर्सेशन सुनी कि प्रैक्टिस मैच में उसकी टीम वाले बोल रहे हैं कि तेरा बॉल नहीं पहुंच रहा, हाँ, नहीं लेकिन जैसे ही लेकिन मैच अब स्टार्ट मैच, हुआ है वो मैच में तो जान मारता है, इसकी ये बात है, वो मैच में अपनी 100% जान मारता है, और उसने मैच में जान मारी उस दिन, दोनों मैचेस में उसने बहुत अच्छा ओवर किया। उसबर के बारे में क्या कहेंगे, उसबर जो उनका यंग टैलेंट है? उसबर को मैंने अभी तक ऐसा इतना नोट नहीं किया, लेकिन जो ये अच्छी बात है कि उसको चांस दिया है, ये अच्छी चांस बात दी है कि है, चांस दूसरी दिया, बात और ये है उसको कि इतने बड़े मैचेस में बड़े मैचेस आपने में चांस दिया है, ये चांस दी है। दूसरी चीज ये है कि उस लड़के के पास पेस है, बट अभी वो इंडोर में इनएक्सपीरियंस है, लेकिन वो ये है कि मुझे लगता है कि 2 1 2 3 सेटल अभी कर उनके देगा। 2 मैच हुए हैं, एक आधे और मैच में वो सेटल हो गया तो मे बी वो लोगों के लिए प्रॉब्लम डाल देगा। हाँ, एसीसी भी बहुत ज्यादा एक कॉम्पैक्ट टीम है और उनके पास काफी बैलेंस हाँ, स्क्वाड है, फिर इसके मैं बाद नहीं कह अगर सकता कि हम उनमें कोई फ्लॉज है। एक और टीम आखिरी जो रहेगी वो सिटी प्लास्टिक। सिटी प्लास्टिक के बारे में मैं खुद बात करूंगा, उनके पास आने से यही जिस तरीके से बैट्समैन उनका टॉप हॉट फेवरेट, और जिस तरीके से उसकी ऑलराउंडर है, गुड उसकी ऑलराउंडर। जो फॉर्म भी है वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हूँ फाइक से। फाइक अनस को तो हाँ, मैं जानता भी हूँ, बट फाइक मेरे अच्छा, लिए इस तरीके का है कि वो आउटडोर का बहुत अच्छा प्लेयर है। ऐसी है, इंडोर में वो आया, खेल रहा है काफी देर से क्रिकेट, लेकिन जिस तरीके से उस लड़के ने अपनी गेम को चेंज किया ना, ऐसी है, सबसे पहली बात वो प्रेशर हैंडलिंग उसकी बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। वो उसके पास रेंज है शॉट्स की, शॉट्स मार सकता है वो, और तीसरी चीज ये है कि एक टीम प्लेयर है। ऐसी मैंने है, नहीं देखा कि वो किसी भी टीम में किसी जगह पे या इनकी टीम में ऐसी है। एडजस्ट नहीं हो रहा, वो किसी भी नंबर पर आकर बैटिंग कर अगर सकता आप अब ये देखें, मैं आपको एक बात करूं, अगर सिटी प्लास्टिक के 5 की बात करूं, तो वो पहले 2 मैचेस में आउटस्टैंडिंग रहा है, वापडा टाउन में उसने उनको मैच लगवा के दिए, जितवा के दिए। डीएचए में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, हालांकि बट डीएचए में हमें हाँ, उम्मीद थी मुझे कि भी वो यही था परफॉर्म कि करेगा। डीएचए में ज्यादा वो करेगा, लेकिन खैर वो ऑब्वियसली विद टाइम्स आप विद कर रहे टाइम थे। एक अच्छा नाम है। और सिटी प्लास्टिक की एक और बात ये एक चीज ये है कि वो एक बैट्समैन शॉट थे,
उनके एक मैन बैट्समैन हाशिम उसके हाँ जो है उन बेचारों की जो है उस दिन वो मैच पे आए हैं बाबडा टाउन और उनके उसी टाइम पे कॉल आई कि उनके दादा की डेथ हो गई। हाँ, वो बहुत तो ज़्यादा वो इसलिए मेंटली भी वो गेम में नहीं थे, तो वो हाँ, उनको हमने भी इतना फोर्स नहीं किया, आपने कहा आप चले जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 4 मैचेस में अगर वो फुल स्ट्रेंथ से आए तो हम्म। कहीं ना कहीं मुझे बाल आ इनका सकते एक और बॉलर असफन बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से। हैं। वो अस्तन इस तरह का बॉलर है, वो एक जेंटलमैन गाय है, ऐसी है, ठीक है, और उसकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है ऐसी अगली है। टीमों को आउट प्ले करता था, वो वेरिएशन बहुत अच्छी है उसकी, और फिर और एक और एज वेल बॉलर एज है उसकी पेस भी बहुत। सैफुर रहमान, सैफुर रहमान, रेड सैफुर विंग, रहमान भी बहुत अच्छी इनकी बहुत पिक अच्छा थी, बॉलर। उसको मैंने पहले कभी देखा नहीं इतना। सैफुर रहमान भी अच्छी पिक है और सिटी प्लास्टिक जो आपने आखिरी 2 मैचेस हारी है ना, मुझे ये लगता है वो प्लेयर शॉर्ट होने की वजह प्ले से। शॉट्स भी थे और थोड़ा सा बैटिंग पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। हाँ। हालांकि एबीसी स्पोर्ट्स को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया आखिरी आखिरी ओवर में बॉल 10 तक। रन रह गए थे, लेकिन एक बॉल पहले, वो एक बॉल पे एक चेज बॉल हुआ। पे आखिरी बॉल पे एक एक रन रन रह गया था जो चेज हुआ है। हालांकि बड़ा ये मुझे लगता है कि उस दिन अगर उनके 10-15 रन ज्यादा होते तो तो वो वो मैच ले गए थे। ले गए थे मैच। और अब हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। एबीसी पॉइंट्स स्पोर्ट्स की आपने बात नहीं की अभी तक। एबीसी स्पोर्ट्स की मैंने शुरू में हमने बात की एबीसी स्पोर्ट्स की कि ओवरऑल बैटिंग में उनके पास बहुत अच्छी लाइनअप है। उर्वा भट्ट और खुद जिसमें से बैटिंग अभी में, वो हाँ उमर जी, खान को यूज नहीं कर रहा। अभी उसमें उमर खान को वो यूज नहीं कर रहे। उर्वा भट्ट खुद और मुर्शद साथ उसके बैटिंग कर रहा है। 1 डाउन पे राना हसन, 2 डाउन साथ पे उमर खान का बनता है, हम्म। मेरा ख्याल है। सात बट नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन आजकल वो उस तरह से इंडोर में रेगुलर नहीं है और वो उस तरह से टच में नहीं है। लेकिन सात बट ने उस दिन ओवर बहुत अच्छा किया। साथ बट लेकिन ना बॉलिंग ऑलराउंडर है। मुझे ये लगता है कि उर्वा भट्ट की टीम जो है बॉलिंग वो भी उनके पास इतनी उस तरीके की नहीं है कि वो 2 एक ओवर प्रॉपर में बॉलर दो शॉट प्रॉपर शॉट बॉलर है। शॉट है। अब ये उन्होंने एक विंडो से तो उठाया, सुबूर सुबोध जूनियर, जूनियर, अब वो देखते हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है इनकी टीम में। असल में ना बात ये होती है कि बात मुझे जहां तक ये लगता है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आपको नहीं लगता कि कोर में ये टीम रह गई है पीछे बाकी टीमों के ये नस्बत? चीज़ों पे तो खैर उस दिन भी बात हुई है कि मुझे नहीं समझ आई कि उर्वा भट्ट क्यों अपनी कोर टीम की तरफ नहीं गया। हाँ। हालांकि सारी टीम्स की बात कर ली जाए, सिटी प्लास्टिक और पैनोरामा और फुटसल रेंज को निकाल के, क्योंकि उनकी कोर टीम्स ऑलरेडी थी अंदर, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी टीमों ने अपने 4-5 से लेके 6 लोग उन्होंने अपने प्रेफर किए। मुझे ये नहीं समझ आई कि उर्वा भट्ट ने अपने लड़के क्यों नहीं प्रेफर किए। उसके पास अमाद भट्ट भी था, अमाद भट्ट ही है वो मेरे ख्याल से बैट्समैन जो है, और उसके पास और कोर के अपने दाऊद शाहिद जो कि रेगुलर रेगुलर है। आपने पता नहीं क्यों, मुझे नहीं एमडी समझ ने भी, मैंने पॉडकास्ट किया था, उसने एक बात की थी कि वो राहत जूलर्स से किस तरीके से इम्प्रेस है कि राहत जूलर्स अपनी कम स्ट्रेंथ के साथ अच्छे मैचेस जीतती आ रही है, फाइट करती है। लेकिन मैं ये सोचता था कि जब इनके पास कोई बॉलिंग स्ट्रेंथ या इनकी बॉलिंग कंप्लीट हो, ये एक दो ऐसी प्लेयर्स ऐड करें, तो ये इस तरह की टीम है कि ये टूर्नामेंट विनिंग साइड है, और राहत ऐसी जूलर्स वो हमें नजर भी आ रही है। ऐसी है, बेशक ऐसी है राहत जूलर्स। और इस टाइम पे तो वो 2 ही टीमें अनबीटेबल गई हैं, वो एक राहत जूलर्स और एजे लायंस। और अब पॉइंट्स बात टेबल की करते हैं बात हम करते हैं अगर हम पॉइंट्स टेबल की, तो सबसे पहले जो टॉप पे है वो एजे लायंस है। 3 मैचेस खेले हैं और तीनों ही वो जीते हैं, और उनके पॉइंट्स 6 हैं। लेकिन अगर नेट रन रेट की बात करें तो उनका 4.02 नेट रन रेट है। नेट रन रेट उनका काफी अच्छा है, क्योंकि उन्होंने पहला मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है, 100 रन किए थे और अगली टीम को 50-60 पे उन्होंने बुक कर दिया था। राहत जूलर्स भी 3 मैच खेली है, तीनों जीती है, और उनका जो नेट रन रेट है वो 3.97 है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स नीचे हैं, बाकी उनका भी नेट रन अच्छा है। मुझे लगता है कि एजे लायंस और राहत जूलर्स जो है उनको नेट रन रेट का इतना मसला नहीं होगा। हाँ, अगली बात करते हैं डिस्ट्रॉयर्स की। डिस्ट्रॉयर्स ने एक ही मैच हारा, वो भी सिटी प्लास्टिक से। सिटी प्लास्टिक ने उनको काफी अच्छा मैच हराया था, लेकिन डिस्ट्रॉयर्स ने जिस तरीके से कमबैक किया, और इस वक्त वो टेबल पे 6 पॉइंट्स के साथ हैं, 4 मैचेस खेले हैं उन्होंने। रन रेट उनका भी ठीक है, 1.71 है, मतलब कि वो भी माइनस में नहीं है ना जीरो में है। उनको आगे चल के शायद मुश्किल हो, बट अगर वो अच्छे पेस से खेलते मुझे ये लगता है कि ये इनमें जो नंबर 3 और नंबर 4 का स्पॉट है ना, उस पे बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। नंबर 3 और 4 के, ये तो भी वीक 1 की गेम्स, हाँ, वीक 1 की गेम्स के बाद जो समझ आई है मुझे कि 3 स्पॉट और 4 स्पॉट की जंग एंड तक रहनी है, एंड के रहनी है। और ये एंड पे यही हो रहा है ना यार, वो उसको हरा दे तो हम आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान वाला हिसाब होना है। सिटी प्लास्टिक की बात करें तो सिटी प्लास्टिक ने 2 मैच बहुत अच्छे जीते थे और 2 मैच बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से आ रहे हैं। टीम उनकी पूरी नहीं थी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इनका भी नेट रन रेट 0.87 है, माइनस में नहीं है। एचटीसी की बात करें, एचटीसी ने अभी सिर्फ 2 मैच खेले हैं, एक जीती है और एक हारी है,
उनका भी जो नेट रन रेट है वो एबीसी की वजह से ऊपर आ गया था, 2.14 उनका नेट रन रेट है। फुटसल की बात करें, वो भी अभी 3 में से 1 मैच जीती है, 5 मैचेस अभी उनके बाकी हैं। उनका जो नेट रन रेट है वो है -0.53। नेट रन रेट पे उनको वर्क करना पड़ेगा। अगले मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतेंगे तो ये मैं 3-4 आपको में यही कह फाइट रहा हूँ, ये करेंगे। जो 3-4 का स्पॉट है ये बहुत डेंजरस है, और ये नेट रन रेट मुझे पे लगता है जाके 3 फंसेंगे। तक भी ठीक चल जाए, नहीं, चला मुझे जाएगा। मुझे चौथा पांचवा जो मुझे है, पता नहीं विजय भाई यूं लग रहा है, क्योंकि टॉप 4 ने आपको पता है कि क्वालिफाई करना है। हाँ जो, और ये भी हम बताते जाएं कि नंबर जो टॉप 1 पे टेबल पे आएगा वो डायरेक्टली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहा है, नंबर 2 वाला जो है वो डायरेक्टली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहा है, और नंबर 3 और 4 जो है वो आपस में क्वार्टर खेल के सेमीफाइनल खेल के फिर फाइनल में जाएंगी। तो 4 का जो है वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ 3-4 बड़ा डेंजरस स्पॉट है। मैं और वो आपको बड़ी एक फाइट बात होनी है। ऐड करूं इसमें, अगर एजे लायंस, राहत जूलर्स, डिस्ट्रॉयर्स अच्छी क्रिकेट खेलते रहे और अपना नेट रन रेट मेंटेन करते रहे तो इन 3 टीमों को नेट रन रेट का मसला लेकिन नहीं होगा। आप ये देखें ना, 4 और 5th में मुझे लगता है कंपटीशन आ जाएगा। मैं थर्ड स्पॉट की क्यों बात कर रहा हूँ, अभी डिस्ट्रॉयर्स के मैचेस जो हैं वो एजे लॉयंस से रहता है, उनका एक राहत जूलर से मैच रहता है, अच्छे जो पड़े टॉप होंगे। टीम्स हैं अभी एसटीसी से उनका मैच रहता है। हाँ, जो इस टूर्नामेंट की अभी तक देखा जाए अच्छी टीम्स के साथ अभी मैच पड़े हुए हैं, तो पैनोरामा की ये बात बड़ी करें, फाइटिंग होगी। पैनोरामा इस वक्त स्टेक पे है। पैनोरामा 5 में से 1 मैच जीते हैं और 2 मैच तो उन्होंने हाथ से दिए हैं कि ले भाई। पैनोरामा ने, मुझे ये नहीं समझ आई, अगर पैनोरामा की बात करूं, इतने क्लोज मैचेस आ रहे हैं। उस दिन तो मुश्तबा शेख सारे ये बात कर रहे थे कि यार शाहजेब ने वो थ्रो मिस छोड़ दिया, बट द थिंग इज कि यार इतनी मैं उस मैच में मुश्तबा शेख को ये उसलिए ब्लेम करूंगा कि यार आपको इतनी थोड़ी बहुत इस सिचुएशन में पता लगता है कि आप कितनी क्रिकेट, आप दिमाग आपका क्रिकेट मैच के अंदर है कि आपका थ्रो करना बनता ही नहीं है उस एंड पे, जो मर्जी है, बट आप दूसरे एंड पे थ्रो करके चांस ले लो, मैक्सिमम 1 रन मुझे प्लस हो लगता है जाता कि है। आप उसने, देखे ना मैच डेड हो गया था उधर। मुझे लगता है कि उसने थ्रो नहीं की, उसने सिर्फ बॉल फेंका है, यार आप लेकिन देखे ना, पीछे से 2 मैं फील्डर एक बात बहुत बताता ज्यादा हूं, आप ये देखें अलर्ट बैट्समैन नहीं थे। पहुंच जाता, विकेट को लग के बॉल अगर बाउंड्री की तरफ चल जाता है, ये मैच अवेयरनेस है ना कि आपको उस टाइम पे उस एंड पे थ्रो आखिरी करना ओवर में 23 से नहीं, 24 रन चेस करवाए हैं। वो थ्रो की वजह से वो मैच वन साइडेड लगा। पैनोरामा अभी 3 मैचेस बाकी हैं, अगर वो 3 मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतती हैं तो मे बी उनका 4th और 5th के साथ कोई कंपटीशन बने, अदरवाइज मेरे नजदीक तो मुश्किल है उनका। एबीसी स्पोर्ट्स के पास भी लास्ट चांस है, वो भी 4 में से 1 मैच जीती है और 3 हारी है। उनका जो रन रेट है वो सबसे ज्यादा पुअर है, -4.86, और वो इस तरह की टीम है जो कि इंडोर में रेगुलरली खेल रही है, उनके प्लेयर्स भी रेगुलर हैं। उर्वा भट्ट कोई इस तरह बड़ा का नाम प्लेयर है। नहीं है, मैं समझता हूँ कि यार ये इंडोर का प्लेयर नहीं है तो इसलिए इसको मुश्किल हो रही है, लेकिन बात वही है कि यार रन रेट इनका इस तरह का है कि अगर ये कंपीट भी करें तो मे बी ये और पैनोरामा आपस में कंपीट करें आगे चल के, अगर ये मैचेस इस तरीके से अगर। मुझे, और ये फैल्कन की अगर बात करें आप सबसे एंड पे, फैल्कन को भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है। अभी 6 मैचेस हैं, 6 जीतने पड़ेंगे, अभी मैचेस बहुत पड़े हैं। लेकिन आपको अब एक चीज देखें, अगर 6 में से उनको मैं 4 मैचेस का भी 5 मैचेस का मार्जिन देता हूँ, 10 पॉइंट्स के साथ वो 4th 5th पे लड़ेंगे, बट उनका नेट रन रेट -4.2। लेकिन अभी आगे जाके अगर तो वो मे बी, मुझे लगता है कि अगर वो आगे अच्छी क्रिकेट खेलें, 5 मैचेस अगर वो जीतते हैं, 6 में से 5, तो मुझे लगता है कि यार वो नंबर 4 स्पॉट, लेकिन अभी आप देखें ना, अभी उनके टॉप टीम्स के साथ मैचेस नहीं, हाँ अभी ये भी रहते हैं, एचटीसी के साथ उनका मैच रहता है, उनका मेरे ख्याल से राहत जूलर्स के साथ भी रहता है। यही बात है, अभी बड़े मैचेस पड़े हैं और अभी तो सिर्फ 1 वीक गुजरा है और लोगों को अभी भी पॉइंट्स टेबल पे ऐसी तत्तली मची हुई है, समझ ही नहीं आ रही यार किधर से क्या निकलना है। और अगर हम इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं इस टाइम पे ओवरऑल जो स्टैट्स पे बात कर लेते हैं। अगर मैं इस टाइम पे नंबर टॉप 3 जो बॉलर इस टाइम पे अगर विकेट वाइज देखूं तो हमजा बख्शी नंबर 1 पे जा रहा है, 3 विकेट्स हैं, इकॉनमी 9 की। अब्दुल्ला भट्ट, जैसे मैंने आपको बताया, 3 विकेट्स, और इसमें सारे मोस्टली मेन प्लेयर्स के विकेट है क्योंकि पहला ओवर कर रहा है वो। और आप ये देखें, और दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला भट्ट, इकॉनमी 8.50। तीसरे नंबर पे अजीम अली राना, उसने मेन विकेट्स निकाले हैं, वैस भट्ट का निकाला उस दिन और उर्वा भट्ट को बोल्ड किया है, तो आप 2 विकेटों के साथ वो इस टाइम पे नंबर 3 पे हैं। अब आगे जाके ऑब्वियसली भी बड़े मैचेस पड़े हुए हैं, तो ये स्पॉट पे तो फाइट होती रहेगी, बॉलिंग पे भी बैटिंग पे भी। और अगर बैटिंग की तरफ आए तो इस टाइम पर जांजेब, हैदर, यंग फेस, नए चेहरे। अगर एजे लायंस ने वहां से 6 पर 6 छक्के मारे, उनके बैट्समैन ने
टूर्नामेंट की पहली 50 की, तो जहां जेब ने भी 6 पर 6 ऐसे छक्के है। मारे और टूर्नामेंट की पहली 50 की। अब आप पहले दिन में इस तरीके से लग रहा था जैसे क्रिकेट नहीं हो रही, कोई मजाक हो मुझे रहा है। विजय भाई एक और मजे की बात है कि आप ये देखें यार, आईसीसी में ऐसे नए नए चेहरे देखने को मिले हैं जो आज से पहले नहीं जो आज देखे से पहले नहीं देखे थे। कुछ लोगों ने देखे भी हुए थे, लेकिन मतलब वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, हाँ। और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है। और बैटिंग की बात करूं तो जांजेब हैदर नंबर 1 पे 137 रन के साथ 137 और 52 बॉल्स उसने फेस की हैं, जिसमें से 19 छक्के हैं उसके। 19 छक्के हैं उसके। फिर उसके बाद अवैस बट की बात की जाए तो 132, अभी सिर्फ 5 रन पीछे है जांजेब से, और इसने 17 छक्के मारे हैं अभी तक। लेकिन मैचेस अवैस बट के अनफॉर्चुनेटली उर्वा बट अनलकी रह रहे हैं। बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं वो, लेकिन वो ऑब्वियसली विनिंग कॉज में नहीं जा रहे, विनिंग कॉज में नहीं जा रहे, बॉलिंग की तरफ से लैग कर रहे हैं। 120 रन है उनके, 14 छक्के हैं। और फिर अब्दुल्ला आसिम 15 छक्के 109 रन के साथ, और 5वें पे मुश्तबा शेख ऑलराउंडर है। एक बात बताऊं, मुश्तबा शेख की ये अगर बैटिंग पे बात करूं कि यार उसने बाकी सारे जो टॉप के बैट्समैन हैं उनको जो बैट्समैन कंपटीशन दिया है, प्लेटिनम में होंगे, डायमंड में है, गोल्ड में है, उन सबको पीछे छोड़ के वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। अभी अवैस बट और उर्वा बट मेरे ख्याल से उसमें ऊपर। अभी अवैस बट, उर्वा बट और जांजेब सबसे टॉप पे हैं। नंबर 4 पे अब्दुल्ला आसिम, और नंबर 5 पे रबाडा मुश्तबा, 6 पे हाफिज साद, 7वें पे उमैर दानियाल, 8वें पे फाइक। ये रन वाइज चल रहे हैं अभी। टॉप 3 में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो जो कंपीट कर रहे हैं वो अवैस बट और जांजेब ऐसी है, और तीसरे नंबर पे उर्वा बट मेरे ख्याल से। ये 3 कंपीट कर रहे हैं। देखते हैं कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट कौन। अब देखे ना, एक और नया चेहरा मेरे लिए था रहमान, पैनोरामा का बॉलर। जो पूरे टूर्नामेंट में मुझे लगता है सबसे ज्यादा कम रन्स भी दिए हैं। सबसे ज्यादा, अगर उसकी वो अनलकी रहा है विकेट की लॉस से, लेकिन अगर मैं उसके वैसे बॉलिंग स्टैट्स पे बात करना जरूर चाहूंगा कि यार मैं उससे मेरे ख्याल से ये आखिरी 2 मैचों में 1-1 6 आया है। हाँ। बाकी उसने जो शुरू के मैचेस खेले हैं 3-4-5 रन। और अभी मैं उसी के स्टैट्स निकाल रहा था, इसलिए मैं उसकी जरूर बात करूंगा कि यार एक अच्छा बॉलर जो है वो देखने को मिला है। वो पहले ऑलरेडी हाँ, अब आप रहमान की बात कर रहे हैं तो देखें विकेट वाइज मैंने वही बताया कि अनलकी रहे एक। बाकी उन्होंने 5 ओवर अभी तक किए हैं, जिसमें से 33 बॉल्स की हैं उन्होंने, और 33 रन ही उनको आए हैं। मतलब कि 6 की इकोनॉमी इंडोर में 6 की इकोनॉमी इतना सरप्राइजिंग है कि यार आप इंडोर में आप देखें जहाँ पे डीएचए फुटसॉल रेंज में, हालांकि मेरे ख्याल से पैनोरामा के डीएचए फुटसॉल रेंज में 3 मैचेस हुए हैं। हाई स्कोरिंग पिचेस हैं वो, हाई स्कोरिंग वो अरीना है, और उसमें 6 की इकोनॉमी पे ओवर्स करना तो ये बहुत बड़ी बात है। एक मेन स्ट्राइक बॉलर उनका यही है। अगर वो विकेट्स ले लेते हैं, कोई वो 6-7 पे फिनिश करते हैं वीक 2 में, तो वो टॉप विकेट टेकर में भी आ सकते हैं। और इंडोर में विकेट लेना इतना आसान नहीं है कि 6-7 वाला टॉप पे क्यों आ रहा है। ऐसी है, क्योंकि इंडोर में आउट नहीं किया जाता, इंडोर में कंसीड किया जाता है। अभी तक मैंने ये देखा कि हमें ज्यादातर बॉलर्स ही देखने को मिले हैं यंग, क्योंकि बैट्समैन में ऑब्वियसली टॉप 4 के अलावा नीचे यंग को चांस नहीं इतना मिल रहा। हाफिज साद आगे आने वाले बैट्समैन होंगे जो कि इन टॉप 3 में आ सकते हैं। हाफिज साद भी, उमैर दानियाल भी, वन ऑफ माय फेवरेट। उमैर दानियाल के लंबे रन नहीं है, बट वो इंपैक्टफुल रन है। इतने इंपैक्टफुल रन है कि उसने, आप ये देखें ना कि उसने आपको रन्स बड़े कमा दिए। मैचेस जीत सकते हैं स्पेस पे, लेकिन लंबे रन्स करना। हम पॉडकास्ट लंबी हो गई है, अब इसको हम फिनिश की तरफ लेके चलते हैं विजय भाई। तो सम अप करते हैं अपने वीक 1 की गेम के बारे में। हमने आपको बताया किस तरीके से कौन सी टीम कहां पे लैग कर रही है, कौन सी टीम कहां पे अच्छा कर रही है, सबके बारे में बात की हमने। अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बताई, अपना ओपिनियन दिया। हो सकता है ये हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्वियसली किसी को कोई चीज अगर बुरी लगी है तो वो किसी को हम पर्सनली अटैक किसी के ऊपर नहीं है। ये जो ओवरऑल मेरी अपनी आईसीसी की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन है वो हमने आपको पेश की है। और इंशाल्लाह वीक 2 के बाद भी हम एक और पॉडकास्ट आएगा। वीक 2 के बाद जो पॉडकास्ट होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके फौरन बाद हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी 4 टीम्स आ गई हैं, और उन 4 टीमों पर डिटेल बात करेंगे कि यार बाकी जो टीम्स नहीं आ सके टॉप 4 भी क्या उनके रीजन से। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।